दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं कभी कभी अपनों की खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग करना पड़ता है। आज इसी को लेकर हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर अतुल कुमार रायजादा जी, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि मनोविज्ञान क्या है तथा इसके माध्यम से हम तनाव रहित कैसे रह सकते हैं तथा समाज में डटकर सामना कैसे कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अतुल कुमार रायजादा जी से। अतुल जी, सबसे पहले आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। नमस्ते। मैं सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा कि मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान है, इसका शाब्दिक अर्थ यानी मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी से पूर्व ये फिलॉसफी का एक पार्ट रहा है और आज जब अरस्तु ने इसको विभाजित किया है तो मनोविज्ञान को उन्होंने दर्शन शास्त्र से अलग किया हुआ है और इसके आधार पर नए देखा जाए तो मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन है। और देखा इसमें आजकल मनोविज्ञान के लिए अगर हम बात करते हैं तो मनोविज्ञान शब्द आया है साइकोलॉजी। इसमें ये आपका साइकोलॉजी शब्द साइकी प्लस लोगस से बना हुआ है। साइकी का अर्थ है सोल और लोगस का अर्थ है स्टडी, यानी इसमें आत्मा की अध्ययन करना समाहित है। इसके बाद में धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया और विकास होता हुआ चला गया। तो इसमें धीरे धीरे ये मानव के कई प्रकार के साइकोलॉजिस्ट आते गए हैं। हाँ, साइकोलॉजिस्ट आते गए और उन्होंने इसकी नई नई डेफिनेशन दी है। तो इसको विशेष रूप से कहा गया है कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान वास्तव में मानव के व्यवहार का विज्ञान है। फिर बात आती है कि मनोविज्ञान क्या है, फिर इसका विकास हुआ। तो विकास में माना गया कि मनोविज्ञान एक साइंस ऑफ सोल कहा गया, यानी इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया। इसमें कहा गया विशेष रूप से कि आत्मा व्यक्ति के मानव के व्यवहार को नियंत्रित करती है, पर देखा गया कि मानव का व्यवहार आत्मा को परिभाषित नहीं किया जा सका, जिसके कारण से ये अमान्य घोषित किया गया, अमान्य कर दिया गया। इसके बाद में इसको मन का विज्ञान माना। मन के विज्ञान में इसको साइंस ऑफ माइंड कहा गया। तो साइंस ऑफ माइंड में व्यक्ति के व्यक्तित्व या उसके विचारों को मन के द्वारा नियंत्रित किया गया। तो पता लगा कि मन की स्थिति को भी एक साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको भी उतना मान्य नहीं किया जा सका। फिर इसको माना गया चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शसनेस में कहा गया कि व्यक्ति का चेतन अवस्था उसको नियंत्रित करती है, व्यवहार को, उसके क्रियाकलापों को। लेकिन बाद में देखा गया कि चेतन विज्ञान भी 2 या 3 प्रकार से बनता है, कि अर्धचेतन और अचेतन। तो इसको भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया जा सका, तो इसलिए इसका भी पर उतना मान्यता नहीं दी गई। फिर आता है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। जब साइंस ऑफ बिहेवियर में इसको कहा गया तो ये मानवीय व्यवहारों का मूल्यांकन किया गया, व्यवहारिक अध्ययन किया गया, तब इसको इसको हम मान सकते हैं कि ये मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का विज्ञान है। इस प्रकार से धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आते गए और ये देखा गया कि मनोविज्ञान मानवीय विज्ञानों का या उनके क्रियाकलापों का, मानवीय अवस्थाओं का अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। तो साइंस में ये देखा गया कि किसी प्रकार से भी अगर हम देखें तो मनोविज्ञान अपने आप में व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ साथ में उसके व्यवहार का भी अध्ययन करता है। जब व्यवहार का अध्ययन करता है, क्योंकि व्यवहार के लिए बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है, बताया गया है कि मानवीय उसकी अवस्था, मानसिक अवस्था है, उसकी व्यवहारिक और ये सब उसके वातावरण पर निर्भर करता है। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व को
वातावरण से जोड़ा गया है। अब ये देखा जाए कि वातावरण में क्या है, कि वातावरण में देखा जाए कि जब बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा मान लीजिए सिंधी समाज में जन्म लेता है तो प्रारंभिक से वातावरण से प्रभावित होकर के वो सिंधी बोलने लगता है। पंजाबी समाज में जन्म लेता है तो पंजाबी बोलने लगता है। यदि अंग्रेजी का बच्चा जन्म लेता है तो इंग्लिश बोलने लगता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चे पर मानवीय व्यवहार पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है कि किस प्रकार से मानवीय प्रभाव पड़ रहा है, तो हम ये देखते हैं कि मानव का व्यवहार पूर्णतः बदलता रहता है, उसके अंदर परिवर्तन आते रहते हैं। ये परिवर्तन उसके समय समय के अनुसार उसमें आते हैं और ये परिवर्तन उसके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मानव की मानवीय अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। रही बात कि मानवीय अवस्था क्या है, व्यक्ति का मानव का व्यवहार या उसका नेचर और उसकी प्रकृति, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके वातावरण उसके अनुरूप होता है। जैसे इसको और भी तरीके से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे बच्चा अभी अपन साउथ नॉर्थ में रह रहे हैं तो कोट पहने हुए हैं, सर्दी का प्रभाव, और अगर हम इसी इंडिया में साउथ में चले जाएं, वहाँ इतनी सर्दी नहीं है, वहाँ लोग अपने जनरल कपड़ों से घूम रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम पर वातावरण का प्रभाव हर जगह शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी पड़ता है। तो मानवीय आकार को, मानवीय व्यवहार को अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम किसी को देख करके भी प्रभावित हो जाते हैं, किसी को सुनकर भी प्रभावित होते हैं और किसी से देख करके, सुन करके और समझ करके भी उनसे अपन अपने आप को प्रभावित कर लेते हैं। ये कई प्रकार की मानवीय अवस्थाएं बनती हैं। तो जब हम देखते हैं कि मानवीय, अब इसमें ये कहा जाए कि साहब मानवीय अवस्था में क्या क्या हो सकता है, किन किन तरीक़ों से हम अपने आप को प्रभावित करते हैं, तो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसमें जो उनको जनक माना गया है आधुनिक मनोविज्ञान का, वाटसन को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना गया। उन्होंने पूरा इसका व्यवहार पे अध्ययन किया है कि व्यवहारिक किस तरीके से व्यक्ति का व्यवहार समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और उनके आचरण के अनुसार बदलता रहता है। इस तरीके से मानवीय व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। सर, इसी तरह हम ये भी जानना चाहेंगे कि मनोविज्ञान का जो परीक्षण है वो क्या होता है, किस तरह का होता है और इसकी क्या विशेषताएं भी होती हैं, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मानवीय परीक्षण के बारे में आपने कहा तो ये बहुत अच्छी बात है कि मानवीय परीक्षण क्या होता है। लोगों को अभी जैसे जितनी भी टेस्ट लैब होती हैं, पैथोलॉजी होती हैं, वहाँ पर जनरल टेस्ट तो करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में लोगों को जानकारियाँ उतनी नहीं है। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं अभी सबसे पहले जर्मन में एक लेबोरेटरी खुली है जिसे मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहा गया। फिर उसके बाद में अमेरिका में खुली, स्टैनली हॉल ने उसको स्थापित किया। अब इंडिया में भी खुल चुकी है और इसे NN सेन गुप्ता जी ने खुला है। ये कोलकाता विश्वविद्यालय में इसको स्थापित किया गया है। अब बात आती है कि किस तरीके से हम इसका टेस्ट करते हैं और क्यों किया जाता है। टेस्ट से क्या होता है कि हम परीक्षण जब करते हैं व्यक्ति का, तो उसके व्यक्तित्व का, उसकी मानसिक अवस्था का, उसकी कार्यक्षमता का एक अनुमान लगाते हैं और उससे हम व्यक्ति का पूरा एक चार्ट बना लेते हैं। उससे पता लगता है कि किस तरीके से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व क्या है उसका। अब देखिए, जैसे टेस्ट के बारे में बात करें तो ये कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, कॉग्निटिव टेस्ट होता है और आपका तमाम सारे टेस्ट होने लगे हैं आजकल। जैसे जैसे साइकोलॉजी का व्यापक रूप बनता जा रहा है, उसी के अनुरूप उसके टेस्ट प्रक्रिया भी बढ़ती जा रही है। तो जैसे अभी आप इस पर चर्चा करेंगे DMIT क्या होती है। DMIT में EQ टेस्ट होता है, IQ टेस्ट होता है, CQ टेस्ट होता है और AQ टेस्ट होता है। ये CQ उसका क्रिएटिव टेस्ट, IQ उसका इंटेलिजेंट टेस्ट और AQ उसके एडवर्सिटी टेस्ट। इस प्रकार के कई टेस्ट होने लगे हैं जिससे व्यक्ति के मानवता, उसके पूरे व्यवहार का आकलन के अनुमान लगाया जा सकता है। सिंपल सी बात है, एक IQ टेस्ट के बारे में बात करें कि विलियम साइमन ने इसको दिया है। एक स्केल बना के लेते हैं। स्केल में क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति का हम IQ टेस्ट करते हैं, उसमें एक मेजरमेंट रहता है, उसके अनुरूप यदि व्यक्ति का IQ आता है तो उसको हम बता सकते हैं कि उसका IQ ये है। तो देखिए 130 से 145 प्लस एबव जो अगर चलता है
तो अगर उसको देखें तो इसको सुपर जीनियस, एक्सीलेंट कहते हैं, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कहलाते हैं, जिनमें ये प्रतिभा जन्म से ही प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। और इसके बाद में इसमें एवरेज की बात करें तो 80 to 115 ऐसा देखा जाए तो उसमें बच्चे एवरेज मेंटलिटी के होते हैं। और अगर इससे नीचे बात करें तो देखा जाए कि अगर 25 to 39 या 40 पर लेके जगह तो उन बच्चों की स्थिति होती है वो डल बच्चे होते हैं, वो सीवियर मेंटली डिसऑर्डर में कहलाते हैं। ऐसे इसी प्रकार से व्यक्तियों का अगर अपन चार्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टेस्ट से पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी ले लेते हैं। और साथ ही हम ये देखते हैं कि व्यक्ति के कितनी कार्य क्षमता है। जो DMID टेस्ट के बारे में भी अपन बात करेंगे, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति के पूरक के लिए काउंसलिंग के संबंध में जानकारी आ जाती है और वो पूरी उसको बता सकते हैं कि व्यक्ति का IQ कितना है, उसका लेफ्ट ब्रेन कितना एक्टिव है, राइट ब्रेन कितना एक्टिव है। ये सारी जानकारियाँ आजकल उस टेस्ट में आने लगी हैं। तो ये टेस्ट से हम बच्चे का पूरा आकलन कर सकते हैं और उसके स्वभाव का, उसके नेचर का, उसके व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी पूरी जानकारी निकाली जा सकती है, उसके इंटरेस्ट का पता किया जा सकता है, उसकी क्रिएटिविटी का पता किया जा सकता है, कई सारे, और उसका एटीट्यूडमेंट, तमाम सारी जानकारी हमको उससे प्राप्त हो जाती हैं। सर इसी तरह हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने व्यवहार के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में और मनोविज्ञान क्या होता है आपने सभी बताया अभी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके सिद्धांत भी क्या हैं, किस तरह के सिद्धांत होते हैं, इसके बारे में भी हमारे थोड़ा दर्शकों को आप बताएं। हाँ, इसमें थोड़ा सा पहले वाले में एक क्वेश्चन का अगर आप कहें तो मैं जी, उसमें जैसे आपने पूछा था उसकी सत्यता, तो उसमें 3-4 पॉइंट देखे जाते हैं कि जो उसका टेस्ट हुआ है वो उसकी वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी डिस्क्रिमिनेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, इन चीज़ों का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके आधार पर उनकी टेस्ट की वैलिडिटी देखी जाती है। जो दूसरा क्वेश्चन आपने किया सिद्धांत, तो कई जितने मनोवैज्ञानिक आते जा रहे हैं उन्होंने कई प्रकार से अपने सिद्धांत दिए हैं। अब जैसे देखा जाए कि हम साइकोलॉजी की बात करें, एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखें तो थॉर्नडाइक ने बहुत अधिक काम किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम अपने लर्निंग सिद्धांत को बना सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कहलाता है, किस तरीके से सीखने के सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने SR सिद्धांत दिया है, उन्होंने कई ऐसे सिद्धांत दिए, एक ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत है, एक पावलोव का सिद्धांत है, एक कोहलर का सिद्धांत है, जिन्होंने सूझ अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिया है। ये सिद्धांत अलग अलग समय के अनुसार दिए गए हैं। एक जैसे अपन चलते हैं कि अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत देखें या ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत समझें, तो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत होता है, ये बच्चे ज़्यादातर करते हैं। जो बच्चा एक बार गलती करता है फिर उसको सुधारता है, फिर गलती करता है, फिर उसको सुधारता है। तो ट्रायल एरर के सिद्धांत में यही देखा जाता है कि जैसे जैसे बच्चे के अंदर ट्राई करता जाता है तो उसके बाद में उसकी एरर कम हो जाती है और फिर वो बच्चे के अंदर परिपक्वता बन जाती है। इसमें एक उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि अगर जैसे एक बिल्ली को हम किसी बॉक्स में बंद कर दें और जब उसको बॉक्स में बंद कर दें, अब बिल्ली को हम देखें कि चटकनी खोल के हम उसको खाना देते हैं, तो बिल्ली एक प्रयास करेगी कि उसको चटकनी खोलने का, उसके सामने यदि बाहर खाना रख दिया जाए तो बिल्ली चटकनी खोलने का प्रयास करेगी। अगर उसका एक बार हाथ चटकनी पे पड़ गया तो फिर हर बार फिर तो वो समझ जाती है कि मुझे चटकनी को यहाँ से खोलना है और फिर वो अंदर खाना अपन रख देते हैं। तो इस प्रकार से ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत ये बच्चों के लिए भी लागू होता है और जानवरों के लिए भी ये काम करता है। तो हम जो भी टेस्ट करते हैं वो कई प्रकार से ऐसे देखते हैं कि जो भी टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल हो या मेडिकल टेस्ट हो, वो सबसे पहले जानवरों पे लगाए जाते हैं और वो जानवर जब उस पर टेस्ट पे खरा उतर जाता है फिर ये टेस्ट अपन मनुष्यों पर भी अप्लाई करते हैं। तो इसलिए प्रक्रिया वही होती है, चाहे वो प्रक्रिया वही होती है, चाहे मेडिकल से संबंधित हो चाहे साइकोलॉजिकल से, क्योंकि अध्ययन मानव का ही करना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे सिद्धांत जो दिए हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, एजुकेशन से संबंधित दिए हैं, किसी ने SR सिद्धांत दिया है, किसी ने पावलोव ने अलग सिद्धांत दिया है, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार के कई सिद्धांत हमारे इसमें रखे गए हैं। सर इसी तरह हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप देखते हैं कि एक बाल रूप होता है, एक किशोर रूप होता है और एक प्रौढ़ रूप होता है, ये हमारे जीवन के 3 पहलू होते हैं। तो इसमें भी हमारी साइकोलॉजी क्या चेंज होती है या इनमें क्या डिफरेंस रहता है तीनों अवस्थाओं में, और किस तरह हम इन अवस्थाओं से अपने मानसिक संतुलन को बना सकते हैं या किस तरह रह सकते हैं जिससे कि हम समाज में आगे बढ़ सकें और अपना काम कर सकें। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि अगर हम बात करें कि
जैसे जैसे आपने नाम बोला, इस नाम से उनका क्लियर हो जाता है कि जब बाल्यावस्था में हम बच्चों के बारे में बात करना चाह रहे हैं। किशोरावस्था में एक अवस्था ऐसी होती है जो 11 साल से स्टार्ट होती है, 19 साल 20 साल तक रहती है, किशोरावस्था कहलाती है। और उसके बाद में यदि हम देखें प्रौढ़ अवस्था, ये आपकी 45 से लेकर 60 साल के बीच की अवस्था होती है। तो हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। इसमें जीन पियाजे ने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है, उसमें इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत में व्यक्ति के बच्चे के भ्रूण अवस्था से लेकर के उसके किशोर अवस्था तक का अध्ययन उन्होंने किया है। बहुत ही सटीक रूप से उन्होंने अध्ययन किया है और उसके हर, जैसे भ्रूण में भी उसके सप्ताह के रूप में, उसके महीने के रूप में, जैसे जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसके हर रूप का उन्होंने वर्णन किया है, किस तरीके से बच्चा सीखता है। बच्चे आजकल, ये आजकल नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय से भी जिनको ज्ञान है वो लोग बच्चे को कहते हैं कि गर्भावस्था से ही बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। महाभारत की भी आपने एक घटना सुनी होगी, जब अर्जुन को ने अपनी पत्नी को युद्ध कौशल के बारे में बताया, तब पत्नी उनकी गर्भावस्था में थी और अभिमन्यु उनकी गर्भ में थे। तो जब आपने सुना है, ये लोगों ने देखा भी है, क्योंकि महाभारत अभी कोरोना काल में भी आई, इससे पहले भी महाभारत प्रसारित की गई है दूरदर्शन पर ही। तो महाभारत में ये घटना, ये प्रसंग इस प्रकार से आता है कि बच्चा माँ के गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। तो देखिए, जब उन्होंने कथा सुनाई, युद्ध कौशल की नीति समझाई, तो सुनाते सुनाते क्या हुआ, उन्होंने, आपने सुना होगा चक्रव्यूह की रचना जो की थी, उन्होंने उस पूरे चक्रव्यूह की रचना का वर्णन अपनी पत्नी को सुना दिया। उस बीच में जब तक वो चक्रव्यूह के अंदर जाने की घटना तक तो वो जागती रहीं, और जब वो बाहर निकलने का समय आया तो वो सो गई। जब सो गई तो अभिमन्यु ने भी, जबकि वो गर्भ में थे, उन्होंने चक्रव्यूह में घुसने की रास्ता तो समझ ली, लेकिन बाहर निकलने की रास्ता नहीं समझ पाई, क्योंकि उस समय वो माँ उनकी सो गई थी। तो इसके क्या सिद्ध होता है कि गर्भावस्था से ही बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। फिर उसके बाद में आता है, ऐसे ही देखिए, जो हमारी बुजुर्ग माता या दादी माँ, सासू माँ या नानी माँ होती हैं, वो पुत्र वधू और पौत्र वधू को समझाती हैं कि बेटा, जब कोई बच्चा, कोई पत्नी गर्भवती होती है तो उसको क्यों समझाती हैं कि अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ रामायण पढ़ो, कुछ ऐसी चीज़ें, संस्कार वाली चीज़ें पढ़ो, अच्छे विचार रखो, ताकि बच्चे के अंदर भी अच्छे विचार आएँ और बच्चा भी संस्कारवान बने। तो ये प्रारंभिक अवस्था यानी गर्भावस्था से ही बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। और साइंस भी इस चीज़ को स्पष्ट कर चुकी है, रिसर्च ने भी बता दिया कि बच्चा गर्भावस्था से बहुत अधिक सीखता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, बच्चा शैशव अवस्था में आता है, यानी बच्चे की उम्र आपकी 0 से लेकर 2 साल 2.5 साल तक शैशव अवस्था कहलाती है। फिर उसके बाद में शैशव अवस्था में बच्चा, देखिए आप, उसकी गामक अवस्था होती है, उसके हाथ पैर हिलना शुरू होते हैं, बच्चे को अपन प्यार से गोदी में ले लेते हैं, फिर उसको बोलते हैं, है ना। अब बच्चा सुनता तो नहीं है, समझता नहीं, लेकिन सीखना प्रारंभ कर देता है। उस स्थिति में बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है और बच्चा, आप उसके गाल पर टच करोगे वो रिस्पॉन्स देगा। तो ये स्थिति कब आती है, बच्चे की कहीं ना कहीं ये बच्चे के अंदर सीखने की प्रवृत्ति होती है। तो शैशव अवस्था आती है, फिर बाल्यावस्था में बच्चे का अलग गुण आते हैं, उसमें कुछ सीखना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करता है, और कुछ अवस्था में वो सेंटेंस बना करके बोलना शुरू कर देता है। इस अवस्था के बाद में बच्चे के अंदर आती है फिर बाल्यावस्था में बच्चा सीखता है, 8 से 9 साल तक, 10 साल तक बच्चा इसके अंदर सीखता है और कुछ किताबें पढ़ना सीख जाता है, स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। ये बाल्यावस्था में बच्चे का, तो लर्निंग अवस्था उसकी प्रारंभिक स्टेज से ही आ जाती है जब वो गर्भावस्था में होता है। फिर आता है ये बच्चा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में 11 से लेकर लगभग 19 से 20 साल तक माना गया है, और इस अवस्था में बच्चे को, भारत चूँकि गर्म देश है तो यहाँ पर ये अवस्था पहले 1 साल 1.5 साल पहले आ जाती है, तो लगभग 10 साल से लेके और अपन 19-20 साल तक इसको मान सकते हैं। यहाँ बात करते हैं हम किशोरावस्था में बच्चे के अंदर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और वैचारिक रूप से बहुत चेंजेज आते हैं। जब बच्चे के अंदर चेंजेज आते हैं तो ये चीज़ को वो समझना चाहता है, स्वयं महसूस करना चाहता है, धीरे धीरे समझ में आने लगता है। जब बच्चा, अब इसको चरणबद्ध रूप में देखें तो 11 से 13 साल की अवस्था होती है, तब बच्चे के अंदर हम देखते हैं कि बच्चा क्या करता है, उसके शारीरिक विकास शुरू हो जाता है, उसके लैंगिक विकास शुरू हो जाता है, उसका मानसिक विकास, वैचारिक परिवर्तन आने लगते हैं। तो ये इस अवस्था में हम देखते हैं कि उसके जननांगों में बाल आने लगते हैं और अंडर आर्म्स में बाल आने लगते हैं, और उसके हल्की, कुछ बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी, लड़कों में हल्की सी मूछें आने लगती हैं। इस प्रकार से उनमें परिवर्तन आने लगता है। लड़कियों में अलग प्रकार के परिवर्तन आने लगते हैं। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन
और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं जो उनके लैंगिक विकास को भी करते हैं। तो ये नेचुरल चेंजेज आते हैं और ये हर व्यक्ति के अंदर आती है क्योंकि प्राकृतिक चेंजेज हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चा सेकंड स्टेज में पहुंचता है, यानी उसकी अवस्था 14 से लेकर 18 के साल की बात करें तो बच्चे के अंदर उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने लगता है, उसके चेहरे पर मुहासे होने लगती है, एक अलग टाइप की ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है और उस बच्चे के अंदर एक विपरीत लैंगिक के प्रति आकर्षण बनने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किशोरावस्था एक ट्रांजिशनल अवस्था होती है ना, और उसको तूफानी अवस्था भी कहते हैं क्योंकि ये जब एनर्जी बच्चे के अंदर आती है तो वो अपने आप को एक बड़ा समझने लगता है, समझदार समझने लगता है, लेकिन वो होता नहीं है, महसूस करता है, पहचान अपने आप को शो करता है कि मैं बहुत समझदार हो गया हूँ। तो इस अवस्था में ये परिवर्तन उसका आना स्वाभाविक हो जाते हैं। अब यहाँ पर ही बच्चे अपनी बात को अपने मित्रों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, कुछ बातें अपने माता पिता से छिपाना शुरू कर देते हैं क्योंकि बच्चे के अंदर शारीरिक विकास होता है, वो उसको समझना चाहता है। तो इस समय माता को लड़की की जो लड़कियां हैं उनकी महिला मतलब उनकी मित्र बन जाना चाहिए, है ना, और लड़कों के पिताजी, तो ताकि बच्चों के अंदर परिवर्तन आए। कहते भी हैं कि जब बेटे के पैर में पिता का जूता आने लगे तो पिता को भी बेटे को दोस्त समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से परिवर्तन उनके अंदर किशोरावस्था में आता है। फिर जब बात करते हैं 18 से 21 साल की अवस्था आती है तो बच्चे क्या होता है, समझदार होने लगते हैं, वो प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे जब समझते हैं कि हमें कंपटीशन की तैयारी करना है तो वो अपने भविष्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चे के अंदर बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है और कुछ बच्चे जो सिंसियर होते हैं तो वो सिंसियरिटी के कारण अच्छे माहौल मिल जाता है, अच्छा वातावरण हो, परिवार का वातावरण अच्छा हो, बच्चे माता पिता से हर बात को शेयर कर सकें। तो ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं कि किशोरावस्था उनकी बहुत समझदार भरी हुई अवस्था होती है। लेकिन जब बच्चे कभी और माता पिता के प्रति गलत बोल देते हैं, उनसे बहस करने लगते हैं, ये भी उनके अंदर उत्पन्न होता है। तो इस अवस्था को हम ये सोचें कि हमको खुश होना चाहिए माता पिता को उस समय कि हमारा बच्चा समझदार हो रहा है, हमें उस बात को समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर भी समझदारी का गुण बढ़ता जा रहा है। तो अभी बात करते हैं किशोरावस्था के बाद में, फिर करते हैं इसकी प्रौढ़ अवस्था में बात करते हैं। प्रौढ़ अवस्था में अगर देखते हैं तो लगभग 20 से 45 साल की अवस्था किशोरावस्था मतलब युवावस्था में आती है और 45 साल से लेके आपके 60 साल की अवस्था ये के बीच की अवस्था को हम प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति मैच्योर हो जाता है और अपनी सांस्कारिक जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं उनको पूर्ण करने में अपना जीवन यापन करता है, साथ ही अपने बच्चों से और अपने माता पिता के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, उनके लिए रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था के साथ साथ में अपनी वृद्धावस्था के लिए भी आर्थिक रूप से मजबूत होता है और इसी समय बच्चों की शादी विवाह का भी प्रबंधन मतलब उनका प्रबंध करता है। सर इसी तरह हम आपसे अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें अगर देखा जाए कुछ थोड़ा सी बात अगर हम करते हैं तो जो मनोरोगी बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा इस बात करना चाहूँगा कि जो विशेष रूप से इसका वो था कि लोग जब कैसे बन जाते हैं मनोरोगी, उसका एक विशेष कारण है कि जब मन का कंट्रोल व्यक्ति के व्यवहार से अलग हो जाता है, हट जाता है, यानी उसका मन का कंट्रोल नहीं रहता है, तब व्यक्ति मनोरोगी बन जाता है। उसमें डिप्रेशन की अवस्था आ सकती है, उसको साइकोसोमेटिक भी हो जाता है, सिजोफ्रेनिया हो जाता है और तमाम तरीके का बाइपोलर डिसऑर्डर भी उसके अंदर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ हम देखते हैं मनोरोगी उस अवस्था में पहुंच जाता है। हम कोशिश ये करें कि जब बच्चा मनोरोगी बन जाता है तो परिवार वालों को उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आने लगे और उसको समझना चाहिए कि व्यवहार में परिवर्तन क्यों हो रहा है, और यदि व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्ची के उसके ये कोई ना कोई मनोरोग से ग्रसित हो रहा है। अब हम चाहें इसके लिए हम ज़्यादातर गांव लोग अंधविश्वासी हैं, ग्रामीण इलाके के रहते हैं और कहने को शहर वाले बच्चे भी रहते हैं, तो शहर वाले व्यक्ति भी ज़्यादातर ये झाड़ फूंक में लग जाते हैं, भूत प्रेत की बाधा से सोचते हैं कि कहीं भूत प्रेत की बाधा तो नहीं आ गई। ये नहीं है। अगर हमें बच्चों से प्यार है तो निश्चित रूप से हमें उसको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसमें मनोचिकित्सक के पास जाएँ और साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। इस प्रकार से हम उनका कर सकते हैं। और अगर हम ये देखें कि लास्ट संदेश में ये देना चाहूँगा कि यदि आप अपने परिवार में से करते हैं प्यार, ढोंगी बाबा झाड़ फूंक ना करो समय बर्बाद,
मनोरोगी का तत्काल कराएं उपचार, नित्य योग प्राणायाम से ना करें इनकार, तभी सुखी और संपन्न होगा आपका परिवार। जय हिंद। अतुल जी, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।